हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट, दैट इज यूनिट थर्ड। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले हमने यूनिट वन की थी। यूनिट वन वॉज अबाउट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। यूनिट वन थी, उस पर हमने 4 लेक्चर्स में उसको यूनिट को कवर किया था। उसके बाद हमने यूनिट सेकेंड देखा था। यूनिट सेकेंड वॉज अबाउट पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल था पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। इसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसकी क्या मेथड्स होते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक हमने उसमें कवर किए थे। उसको हमने 8 लेक्चर्स में कवर किया था यूनिट सेकंड को। तो आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट थर्ड, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का। उसके बाद हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होते हैं जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है। उसके बाद हम देखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे आज क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आप पेपर और पेन लेकर के बैठिएगा और मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में रेड कलर की बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है ये हमने देख लिया है यूनिट सेकंड में। तो पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन 2 पर्सन। जब दो या दो से ज्यादा लोग, जिन्हें हम पार्टनर्स कहते हैं, वो आपस में अग्रीमेंट करते हैं कि दे विल शेयर द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट लॉस ऑर्गेनाइजेशन का है उसको वो शेयर करेंगे और बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप, इसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखिए वर्ड है रिकंस्टिट्यूशन। री मतलब दोबारा, कंस्टिट्यूशन मतलब कंस्टिट्यूट करना, मतलब फॉर्म करना। यानी जो पार्टनरशिप फर्म है ये दोबारा फॉर्म होती है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट। अभी हमने पढ़ा ना, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो जब भी जो भी एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है उसमें जब चेंज होता है तो क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर्म फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है, फिर से दोबारा फॉर्म होती है। तो उसी को कहा जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन में क्या होता है? देयर इज एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट। जो भी एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट चला आ रहा था पार्टनर्स के बीच में वो खत्म होता है एंड अ न्यू अग्रीमेंट इज फॉर्म, और एक नया अग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में फॉर्म होता है। ठीक है, विद अ चेंज रिलेशनशिप। अब पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकंस्टिट्यूट मतलब फिर से फॉर्म होना, फिर से अग्रीमेंट चेंज होना, पुराना खत्म होना, नया एग्रीमेंट फॉर्म होना। तो उसी को कहा जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पार्टनरशिप फर्म फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है तो क्या होता है? जो भी ओल्ड अग्रीमेंट था पार्टनर्स के बीच में वो खत्म होता है एंड अ न्यू अग्रीमेंट इज फॉर्म। ठीक है, और जो पार्टनरशिप फर्म है फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा मोड है? when there is a change in the profit sharing ratio among the existing partner। सपोज करिए किसी रीजन से पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो भी उनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था अब उसे वो चेंज करेंगे। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है, फिर से फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि उसमें अग्रीमेंट, उनके बीच का जो अग्रीमेंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तीसरा जो मोड है रिकंस्टिट्यूशन का, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। सपोज करिए कोई भी पार्टनर बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, अपनी बुरी तबीयत की वजह से, या बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, या फिर देयर इज अ चेंज इन बिजनेस इंटरेस्ट, अपने बिजनेस इंटरेस्ट के चेंज के कारण अगर सपोज करिए कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होना चाहे,
ठीक है, तो भी क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है, फिर से फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में भी पार्टनरशिप फर्म फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है, फिर से फॉर्म होती है, फिर से नया अग्रीमेंट बनता है, पार्टनरशिप डीड में चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 मोड हैं। ठीक है, ये 4 मोड है जिन मोड से पार्टनरशिप फर्म फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर मतलब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, अब किसी भी फर्म में नया पार्टनर क्यों ऐड होता है? कभी कभार क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे कुछ एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, या कुछ मैनेजरियल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कुछ अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रही होती है। ठीक है, तो उस केस में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, तो उस समय नए पार्टनर की जरूरत होती है। ठीक है, ताकि एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो होते हैं उन्हें और ऐड किया जा सके। ठीक है, तो उस केस में नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरे रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को ऐड कराया जाता है। ठीक है, और हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है तो देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म फिर से रिकंस्टिट्यूट होती है एंड ए न्यू अग्रीमेंट इज फॉर्म्ड, एक नया एग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर सभी के मिला के इनके बीच में एक नया अग्रीमेंट फॉर्म होता है, और उसी अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अब बिजनेस कैरी ऑन किया जाता है। ठीक है, अब ये जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, ठीक है, ही गेट्स 2 मेन राइट्स, इसको 2 मेन अधिकार मिलते हैं पार्टनरशिप फर्म में। कौन कौन से राइट मिलते हैं? इसको सबसे पहला राइट ये मिलता है कि जो नया पार्टनर है वो शेयर करता है एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के जो भी एसेट्स हैं अब उसमें नए पार्टनर का भी राइट होगा, अधिकार होगा। दूसरा राइट इसको क्या मिलता है कि नाउ द न्यू पार्टनर विल शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जो भी पार्टनरशिप फर्म का अब जो आगे फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसमें न्यू पार्टनर का भी हिस्सा होगा। ठीक है, तो दीज आर द 2 मेन राइट्स, ये 2 मेन अधिकार हैं जो न्यू पार्टनर को मिलते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो ये जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है तो ऐसा नहीं होता कि नए पार्टनर का हिस्सा केवल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में या ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स में हो, ऐसा नहीं होता है। एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो लिएबल फॉर एनी लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई लाइबिलिटी है या फिर पार्टनरशिप फर्म का अगर कुछ लॉस है, ठीक है, तो इसमें भी पार्टनर जो न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड हुआ है उसे वो लॉस या जो लाइबिलिटी है वो उसके लिए लिएबल है। ठीक है, और ये जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है ही नीड टू ब्रिंग सम कैपिटल, उसको कुछ कैपिटल लेके आना होता है। ठीक है, और ये कैपिटल या तो कैश के फॉर्म में ला सकता है या फिर काइंड के फॉर्म में ला सकता है। काइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब कुछ एसेट के फॉर्म में लेके आ सकता है। ठीक है, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, तो इसके फॉर्म में भी लेके आ सकता है। ठीक है, और इसके बदले में ही गेट्स द, जो भी पार्टनर है जो कैपिटल लेके आता है उसके बदले में ही गेट्स द राइट इन द एसेट ऑफ द फर्म। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं उस पे इस पार्टनर को अधिकार मिलता है, राइट मिलता है। ठीक है, अब सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही स्टैब्लिश है, बहुत अच्छा मार्केट में रेपुटेशन है इसका, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो अब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, अर्निंग मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के कंपेयर में वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो उस केस में जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है ही नीड टू ब्रिंग सम एडिशनल अमाउंट, उसको कैपिटल के अलावा, इस केस में उसको कैपिटल के अलावा, जो नया पार्टनर है उसको कैपिटल के अलावा कुछ एडिशनल अमाउंट भी लाना होता है पार्टनरशिप फर्म में। इस अमाउंट को क्या कहते हैं? इस अमाउंट को कहते हैं गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये बात समझ में आई कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्टैब्लिश है, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, बहुत अच्छी मार्केट में रेपुटेशन है, बहुत अच्छे बिजनेस कनेक्शंस हैं उसके, ठीक है, तो अब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, तो उस केस में अगर नया पार्टनर ऐड होता है तो वो कैपिटल तो लेके आएगा ही, ठीक है, बट कैपिटल के अलावा ही नीड टू ब्रिंग सम एडिशनल अमाउंट, उसे कुछ एडिशनल अमाउंट भी लाना होगा। इसी एडिशनल अमाउंट को कहा जाता है गुडविल या फिर प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है,
और ये गुडविल क्यों लेके आता है, ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल क्यों लेके आता है, वो इसलिए लेके आता है ताकि वो कंपनसेट कर सके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जब नया पार्टनर नहीं ऐड हुआ था तो उस समय क्या था, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, सुपर प्रॉफिट उनके बीच में शेयर हो रहा था एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में। लेकिन नए पार्टनर के आने की वजह से क्या हुआ, एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो शेयर है सुपर प्रॉफिट में वो क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो यानी क्या होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर को लॉस होगा। किस में लॉस होगा, सुपर प्रॉफिट, जो वो सुपर प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे अब उसमें लॉस होगा। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये जो नया पार्टनर होता है ही नीड टू ब्रिंग सम गुडविल, उसको कुछ अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल या कह लीजिए गुडविल वो लेके आना होता है, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो नया पार्टनर जो आता है वो दो अमाउंट लेके आता है, एक लाता है कैपिटल, दूसरा अगर कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस केस में उसको गुडविल भी लेके आना होता है, कुछ एडिशनल अमाउंट भी लेके आना होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यानी जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है तो कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये वो 6 एडजस्टमेंट हैं जो करने पड़ते हैं, ठीक है। जिसमें ये जो पहला है और जो दूसरा है, इट इज़ नॉट एन एडजस्टमेंट, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपको डिटरमाइन करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहला क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू, जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो क्या होता है, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो जाता है ना। तो आपको चेंज हो जाता है तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो वही है पहला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। दूसरा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। जब कोई नया पार्टनर ऐड होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस करना मतलब त्याग करना, वो अपने शेयर का त्याग करते हैं, अपने शेयर जो भी अपने प्रॉफिट है उसका त्याग करते हैं, तो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। तो ये दूसरा है। इसके बाद ये जो चार है ना, दिस इज द एडजस्टमेंट। क्या क्या है एडजस्टमेंट, एक बार देख बता रही हूँ। पहला है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी। पांचवा है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस। एंड नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। पढ़ लिया आपने ये चारों एडजस्टमेंट, ठीक है। और मुझे पता है अभी आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, अब हमारे आगे के जो लेक्चर्स हैं वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आ रहा है बट मैं डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये जो अभी मेरे 4-5 नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इवन ये जो यूनिट है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इस एडमिशन ऑफ पार्टनर यूनिट में आपको यही करना है। ये जो 6 टॉपिक है ना इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर इज ऑल अबाउट दीज 6 टॉपिक। एडमिशन ऑफ पार्टनर में यही 6 टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज इस लेक्चर में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस लेक्चर में हम ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम ये एक एक करके ये सारे टॉपिक करेंगे और सब पे न्यूमेरिकल भी हैंड टू हैंड करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी जब पढ़ते हैं ना तो उसी के साथ अगर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर इवेंट टॉपिक पे थ्योरी पढ़ाऊंगी, फिर उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, ऐसे कराती जाऊंगी। तो आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे और उसी पे बेस्ड हम लोग इवन 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नाम से ही समझ में आ रहा है, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है अपना प्रॉफिट का शेयर, ठीक है, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के फेवर में उन्हें अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और ये जो भी रेशियो होता है दैट इज डिसाइडेड म्यूचुअली बाय ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, सब आपस में बैठ करके म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। एंड दिस इज अ रेशियो, ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है यही वो रेशियो है जिस रेशियो से न्यू पार्टनर हो चाहे ओल्ड पार्टनर हो ये अब अपने फ्यूचर प्रॉफिट लॉस को शेयर करेंगे, ठीक है।
और ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये डिपेंड करता है कि ये जो नया पार्टनर आया है ऑर्गेनाइजेशन में, ये अपना जो हिस्सा है, अपना जो शेयर है, वो ओल्ड पार्टनर से किस तरीके से ले रहा है। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस बात पे डिपेंड करता है कि नए पार्टनर ने किस तरीके से ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा लिया है। ठीक है, तो देयर वुड बी मेनी सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसी को अब हम केस वाइज डिस्कस करेंगे और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस क्या है? केस 1, when new or incoming partner acquire his share from old partner in their old profit sharing ratio। ठीक है, जब न्यू पार्टनर या जो इनकमिंग पार्टनर है एक्वायर करता है अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस केस में कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन से समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, अनिल और विशाल दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2 और इन्होंने एडमिट किया है एक नया पार्टनर सुमित, और ये जो सुमित है इसका शेयर क्या है? 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी सुमित का जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसमें 1/5 शेयर है इसका। तो कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है अनिल और विशाल का 3:2, सुमित का शेयर आपको दिया गया है 1/5 है फ्यूचर प्रॉफिट में। ठीक है, तो आपको तीनों पार्टनर के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन ऑलरेडी है। आई विल डिस्कस दिस सॉल्यूशन, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि सॉल्यूशन आया कैसे है। उसके बाद हम लोग लगभग 5 क्वेश्चन इसमें करेंगे। उसके बाद आप लोग अभी तो मेरे साथ यहाँ पे समझेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है, और उसके बाद आप लोग वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके फिर से पेपर पेन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ईमानदारी से बिना आंसर देखे। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको केवल समझना है कि हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसमें बताया गया है जो सुमित है, हाँ, सबसे पहले इसमें बताया गया है जो सुमित है उसका शेयर कितना है? 1/5 है। ठीक है, तो सुमित का अगर शेयर 1/5 हुआ तो बचा कितना शेयर? बचा 1 माइनस 1/5 यानी 4/5। ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सुमित का शेयर क्वेश्चन में दिया है कि 1/5 सुमित का शेयर है, यानी बचा कितना शेयर? 4/5 शेयर बचा। तो यानी जो 4/5 जो शेयर है वही तो है अनिल और विशाल का। ठीक है, तो अभी कितना बताया गया है? अनिल का शेयर कितना है? अनिल और विशाल का जो शेयर का जो रेशियो है दैट इज 3:2, यानी अनिल की बात करें तो कितना है? 3/5। देखिए यहाँ से अनिल अगर 3:2 का इनके बीच में रेशियो है तो अनिल का शेयर क्या हुआ? 3/5। अब ये जो 3/5 है वो कितने का 3/5 है? तो वो 4/5 का 3/5 है। ये बात समझ में आई? देखिए सुमित का हिस्सा कितना है? 1/5, तो बचा कितना? 4/5। यानी ये जो अनिल और विशाल जो पुराने पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उनको क्या है? 4/5 में से ही उनका शेयर है। ठीक है, तो जो ओल्ड पार्टनर है अनिल, वो 4/5 का कितना होगा? 3/5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, तो आपका आएगा 12/25। ऐसे ही विशाल जो है उसका भी हिस्सा 4/5 में से ही होगा ना, तो 4/5 का कितना होगा? 2/5। ठीक है, ये 2/5 कहाँ से आया है? ये देखिए दोनों का आपको शेयर दिया गया है 3:2 है। ठीक है, यानी अनिल का हिस्सा कितना हुआ? 3/5 और विशाल का हिस्सा कितना हुआ? 2/5, तो यहाँ से ये आया है। ठीक है, तो विशाल का हिस्सा कितना हुआ? 2/5, तो 4/5 का 2/5 तो कितना आ गया? 8/25। ठीक है, तो निकल गया, अनिल का हिस्सा निकल गया, विशाल का हिस्सा निकल गया, और सुमित का तो आपको क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे अनिल इज टू, दूसरे पार्टनर का नाम है विशाल इज टू सुमित। ठीक है, अनिल का हिस्सा कितना है? अनिल का है 12/25। ठीक है, दूसरा विशाल का कितना हिस्सा है? ये जो ग्राफिक पेन है, मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इससे लिखने की, बट आई एम ट्राइंग। जो विशाल है उसका हिस्सा कितना है? 8/25। ठीक है, ये नहीं लिखा रहा है, कोई बात नहीं, मैं वर्बली आपको बता रही हूँ। जो विशाल है उसका 8/25 और जो सुमित है उसका 1/5। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप आपको इस तरीके से ये रेशियो निकालने हैं ना, आपको ये रेशियो निकालने हैं। तो रेशियो के लिए क्या करते हैं? आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं।
देखिए 12/25, 8/25 और उसके बाद 1:5, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25, 25 और 25 कटा, ये आ गया 12:2, ये आ गया 8:2, ये आ गया 5, यानी रेशियो क्या आ गया, 12:8:5, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, बहुत आसान था, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्षय एंड भारती। अक्षय एंड भारती दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे हैं। किस रेशियो में, 3:2 में। इन्होंने एडमिट किया है एक नया पार्टनर, क्या नाम है इसका, दिनेश। दिनेश एक नया पार्टनर है, उसका शेयर कितना है, 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसमें 1/5 पोर्शन दिनेश का है, विच ही गेट्स इक्वली, ये देखिए यहाँ खास बात है, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। ये जो दिनेश है उसको 1/5 जो प्रॉफिट जो मिलेगा आगे, ठीक है, वो इसे मिल किससे रहा है, इक्वली मिल रहा है फ्रॉम अक्षय एंड भारती, ठीक है। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आई। इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सेम था, जो पार्टनर नया पार्टनर था उसको 1/5 शेयर मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन वो ओल्ड पार्टनर से जो हिस्सा ले रहा था वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो नया पार्टनर है दिनेश, ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती, यानी ये जो नया पार्टनर है इसको जो हिस्सा मिल रहा है वो किस रेशियो में, जो ओल्ड पार्टनर से इक्वली मिल रहा है हिस्सा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो ये जो दिनेश है इसका शेयर कितना है, क्वेश्चन में दिया है 1/5 शेयर है। अच्छा, तो 1/5 को क्या हम 2/10 लिख सकते हैं, एक बात बताइए, ये जो 1/5 है इसको क्या हम 2/10 लिख सकते हैं। हाँ, हम इसको लिख सकते हैं। हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 2/10, ठीक है। तो दिनेश का शेयर कितना आ गया, 2/10। 2/10 लिखिए चाहे 1/5 लिखिए, दोनों बात एक ही है, क्योंकि 2/10 को जब आप काटेंगे तो ये 1/5 ही आएगा, ठीक है। तो जो दिनेश का शेयर है वो कितना हुआ, 2/10 हुआ, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि ये जो दिनेश है ये ले रहा है इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती, यानी ओल्ड पार्टनर से इक्वली ले रहा है। तो एक्चुअली हमने ये 2/10 इसलिए लिखा क्योंकि 2/10 को अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो क्या होगा, 1/10 1/10 होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको 2/10 लिखा है, क्योंकि देखिए अब अक्षय जो है इसका शेयर क्या है, पुराना बताइए अक्षय का शेयर कितना है। अक्षय का शेयर देखिए, अक्षय और भारती का शेयर है 3:2, यानी अक्षय का शेयर कितना हो गया, 3/5, ठीक है। तो और अक्षय के शेयर में से दिनेश को दिया जा रहा है कितना, 1/10, ठीक है। अक्षय के शेयर में से दिनेश को कितना दिया जा रहा है, 1/10। इसमें लिखा है ना, दिनेश गेट इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती, तो अक्षय के शेयर में से दिनेश को दिया गया 1/10, यानी अक्षय का कितना बच गया, 5/10। ये बात ठीक है। इसको माइनस किया तो आ गया 5/10, यानी अक्षय का शेयर इतना ही है। ऐसे ही भारती का निकालेंगे, भारती का पुराना शेयर कितना था, 2/5, और उसमें से इसने दिनेश जो नया पार्टनर है उसको कितना दिया, 1/10, जितना अक्षय ने दिया उतना भारती ने दिया, तो इसने दिया 1/10, ठीक है। और फिर भारती का इन दोनों को माइनस करेंगे तो भारती का शेयर आ गया 3/10, ठीक है। तो हमारा निकल गया अक्षय का शेयर 5/10, भारती का शेयर 3/10, और जो नया पार्टनर दिनेश है उसका शेयर 2/10। तो जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:3:2। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत आसान होते हैं इसके क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हेन अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो, यानी जब कोई नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से जो शेयर एक्वायर करता है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर करे, तब उस केस में कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अंशु एंड नीतू आर पार्टनर। अंशु और नीतू दो पार्टनर हैं, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, ठीक है। यहाँ पे ज्योति एक नई पार्टनर ऐड हुई है पार्टनरशिप फर्म में फॉर 3/10 शेयर, ठीक है। ये जो ज्योति है इसका हिस्सा कितना है, 3/10 शेयर विच शी एक्वायर, और ये जो ज्योति है इसका 3/10 शेयर है जिसमें ये एक्वायर करिए 2/10 किससे, अंशु से, और 1/10 किससे, नीतू से,
ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये रेशियो में, पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर कर रही है ना, तो ये केस सेकंड है। तो इसमें अंशु नीतू दो पार्टनर दिया गया है। ज्योति का शेयर है 3/10, जिसमें 2/10 अंशु से ले रही है, 1/10 नीतू से ले रही है। तो आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो ज्योति है, जो न्यू पार्टनर है, उसका शेयर कितना है, क्वेश्चन में ही दिया गया है 3/10 है। ठीक है, अब ये जो ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर कौन है, अंशु है और नीतू है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर जो अंशु है, इसका ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 है, 3:2 है ना, तो कितना हुआ 3/5। ये जो अंशु है, इसका ओल्ड रेशियो हुआ 3/5। ठीक है, अब ये जो अंशु है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, किस रेशियो में ये सरेंडर कर रही है शेयर अपने न्यू पार्टनर ज्योति के लिए, तो क्वेश्चन में दिया है अंशु में से 2/10 ज्योति को दिया जा रहा है। तो अंशु का है 3/5, जिसमें ये 2/10 ज्योति को दे रही है, तो माइनस कर देंगे, आ जाएगा 4/10। ठीक है, तो अंशु का अब न्यू शेयर कितना हो गया, 4/10। ऐसे ही अगर हम नीतू की बात करें, तो नीतू का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5। ठीक है, 2/5 कहाँ से आए, ये तो पता है ना, 3:2 है, तो यानी 3/5 और 2/5। तो इस केस में नीतू का कितना होगा, 2/5। तो ओल्ड शेयर नीतू का कितना है, 2/5, और नीतू जो है नई पार्टनर ज्योति को कितना दे रही है, 1/10। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10। ठीक है, तो अब हम निकल गया हमारा आंसर। जो अंशु है उसका रेशियो कितना है, 4/10। जो नीतू है उसका रेशियो कितना है, 3/10। और जो नई पार्टनर है ज्योति, उसका शेयर कितना है, उसका शेयर भी 3/10 है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं तीनों के बीच में रेशियो, 4:3:3 निकल गया। कितना आसान है ये। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है केस थर्ड है। केस थर्ड क्या है, जब नया पार्टनर एक्वायर करता है हिज शेयर बाय सरेंडर ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। यानी जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने शेयर में से एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन जब सरेंडर करता है, ठीक है, तो उस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, राम और श्याम दो पार्टनर हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। इन्होंने एडमिट किया है एक नया पार्टनर घनश्याम। ठीक है, और राम जो है वो सरेंडर कितना कर रहा है, राम सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, राम सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ शेयर। इसका क्या मतलब है कि सपोज करिए राम का अगर शेयर था 40%, तो 1/4 अगर सरेंडर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 40% का 1/4 कितना हुआ, 10%, यानी वो 10% सरेंडर कर रहा है। तो राम के पास बचा कितना, 30%। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो राम कितना सरेंडर कर रहा है, 1/4 ऑफ शेयर। ठीक है, दूसरा पार्टनर क्या है, ओल्ड पार्टनर कौन है, श्याम। श्याम कितना सरेंडर कर रहा है, 1/3 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम। घनश्याम को अपने शेयर का 1/3 दे रहा है। तो कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो राम है, राम का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। ये 3/5 कहाँ से आया है, समझ में आ रहा है ना। राम और श्याम का रेशियो क्या है, 3:2, यानी राम का कितना हो जाएगा, 3/5, श्याम का कितना हो जाएगा, 2/5। ठीक है, तो राम का ओल्ड शेयर कितना है, 3/5। अब राम 3/5 का 1/4 सरेंडर कर रहा है ना, तो 3/5 का हम 1/4 निकालेंगे, तो इतना जो है राम सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है, सरेंडर कितना कर रहा है, 3/5 का 1/4। ठीक है, तो वो कैलकुलेट किया तो आया 3/20, यानी राम सरेंडर कर रहा है 3/20। तो यानी जो ओल्ड रेशियो था 3/5, उसमें से हम जितना सरेंडर किया, उसने 3/20 सरेंडर किया, उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा राम का न्यू शेयर। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही श्याम का देखेंगे, तो श्याम का ओल्ड शेयर कितना था, 2/5, और श्याम कितना सरेंडर कर रहा है, 2/5 का 1/3। ठीक है, तो आप 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 करेंगे, तो आपका आएगा 1/5, आपका आएगा 2/15। ठीक है, तो यानी श्याम सरेंडर कितना कर रहा है, 2/15 सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो यानी श्याम का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/5, और इसने सरेंडर कितना किया, 2/15, यानी अब श्याम का रेशियो कितना बच गया, 4/15। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यानी राम का शेयर कितना है,
राम का शेयर ये है, राम का शेयर है 9/20, श्याम का शेयर है 4/15 और जो घनश्याम है, जो नया पार्टनर है, उसका क्या शेयर क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये जो घनश्याम है, इसका शेयर क्या होगा? वही होगा जो दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, यानी राम का सेक्रीफाइस और श्याम का सेक्रीफाइस, वही तो है न्यू पार्टनर का शेयर। ठीक है, तो राम ने सेक्रीफाइस किया है, राम ने सेक्रीफाइस किया है 3/20। ये देख लीजिए, जितना भी उसने सेक्रीफाइस किया है 3/20। तो राम ने सेक्रीफाइस किया है 3/20, श्याम ने सेक्रीफाइस किया है 2/15। तो दोनों को सम कर देंगे तो हमें हमारा आ जाएगा घनश्याम का न्यू रेशियो। ठीक है, तो हमारा पहला जो राम का न्यू रेशियो है वो ये है, श्याम का न्यू रेशियो ये है, और जो घनश्याम है उसका न्यू रेशियो क्या है? ये है। तो तीनों का फिर हम रेशियो निकाल लेंगे। वी विल गेट द आंसर 27:16:17। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक बेसिक बता दिया, बाकी आप कैलकुलेशन करके खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? दास और सिन्हा दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। इन्होंने एडमिट किया है पाल, एक नए पार्टनर को, ठीक है, जिसका शेयर क्या है? 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, विच ही एक्वायर्ड, यहाँ पे खास बात यही है कि विच ही एक्वायर्ड फुल्ली फ्रॉम दास। ये जो नया पार्टनर आया है पाल, इसको 1/4 शेयर मिलेगा, ठीक है, प्रॉफिट में। लेकिन ये जो 1/4 शेयर मिलेगा, ये फुल्ली ये किससे एक्वायर कर रहा है, किससे ले रहा है? ये ले रहा है दास से। ठीक है, तो याद रखिए इस क्वेश्चन में सिन्हा जो है वो कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, जो कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है वो कौन कर रहा है? दास कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? यही लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। तो देखते हैं पाल जो है, ठीक है, जो न्यू पार्टनर है, उसका शेयर कितना है? 1/4 क्वेश्चन में दिया गया है। और ये जो दास जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका ओल्ड रेशियो कितना है? तो देखिए ये दास और सिन्हा के बीच में जो रेशियो है दैट इज 4:1। तो इसका मतलब क्या हुआ? दास का रेशियो क्या हुआ? 4/5। सिन्हा का रेशियो कितना हुआ? 1/5। ठीक है, तो दास का ओल्ड रेशियो कितना हुआ? 4/5। ठीक है, और दास सरेंडर कितना कर रहा है? दास सरेंडर उतना कर रहा है जितना पाल को मिल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना कि पाल जो न्यू पार्टनर है उसका जितना भी शेयर है वो कहाँ से आ रहा है? दास से आ रहा है। ठीक है, तो दास कितना सरेंडर कर रहा है? 1/4 सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें दास का न्यू शेयर मिल जाएगा। तो वो कितना है? 11/20। ठीक है, तो हमारा पाल का न्यू शेयर क्वेश्चन में दिया है, दास का हमने निकाल लिया, और सिन्हा जो है वो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, यानी सिन्हा का न्यू शेयर और ओल्ड शेयर दोनों बराबर होगा, तो 1/5। ठीक है, अब हमारा तीनों शेयर निकला हुआ है, न्यू शेयर पार्टनर्स का निकला हुआ है 11/20, 1/5, 1/4। फिर हम इनको जब कैलकुलेट करेंगे तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करके जब न्यूमरेटर निकालेंगे तो वो आएगा 11:4:5। ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।